सन 1965 का वो दौर जब भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से किसानों के कंधों पर टिकी थी, लेकिन देश इससे सिर्फ अपने मूल जरूरतों को ही पूरा कर पा रहा था। इसी कारण देश के मौजूदा सरकारों ने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और प्लांट्स लगाने का फैसला किया ताकि इकोनॉमी की रफ्तार थोड़ी तेज गति के साथ आगे बढ़ सके। सरकारों के द्वारा कई सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए, जिससे कई सारे विदेशी फैक्ट्रीज भारत में लगी, जिनमें से एक अमेरिकन फैक्ट्री जिसका नाम यूनियन कार्बाइड था। इस फैक्ट्री में मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े मारने की दवाई बनाई जाती थी, लेकिन 1984 आते आते इस फैक्ट्री के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे कि हजारों लोगों की मौत बस कुछ ही घंटों के अंदर हो गई और इतिहास के पन्नों में इस हादसे को वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर के नाम से बुलाया जाता है। हमेशा की तरह आपको कुछ ऐसे दबे राज और रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सके। अमेरिका की धरती से एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के अंदर एक बड़ी सी फैक्ट्री सेटअप की। इस फैक्ट्री का नाम यूनियन कार्बाइड था और इसमें कीड़े मकोड़ों को मारने की दवाई बनाई जाती थी जिसका नाम सेविन था। इस फैक्ट्री की सेटअप 1969 में की गई थी और यह फैक्ट्री अपने नियम अनुसार बिल्कुल अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन इस फैक्ट्री के सेट होने के तकरीबन 14 साल बाद 3 दिसंबर 1984 की रात 10 बजे प्लांट के एक वर्कर ने पाइप से कुछ रिसाव सा देखा। पास जाने के बाद उसे कुछ येलोइश जैसी गैस रिश्ती देखे। इसके थोड़ी देर बाद कुछ वर्कर्स की आंखें जलने लगी। सभी ने मिलकर सुपरवाइजर से इस बात की शिकायत की, लेकिन सुपरवाइजर ने यह कहकर इस बात को टाल दिया कि पहले चलकर अपनी टी ब्रेक कंप्लीट करते हैं, फिर इस प्रॉब्लम से निपटेंगे। वैसे भी इतनी बड़ी प्लांट में छोटी मोटी वारदातें होती रहती है। ये कहकर सारे लोग टी ब्रेक पर चले गए, पर 12:45 तक गैस की स्मेल काफी तेज हो गई और आंखें बुरी तरह से जलने लगी। इससे पहले कि वर्कर्स को कुछ समझ आता, फैक्ट्री से गैस लीक होने लगी और 7 किलोमीटर के रेडियस पर गैस फैल गई, जिससे सीधे 2 लाख लोग इसके चपेट में आ गए। और जिस फैक्ट्री को कीट पतंगे मारने को डिजाइन की गई थी, उसने अगले कई घंटों तक इंसानों को किसी कीड़े मकोड़ों की तरह मारा। यूनियन कार्बाइड में जिस सेविन पेस्टिसाइड को बनाया जाता था, उसे बनाने की प्रक्रिया काफी टफ और डेंजरस थी। बाकी सारे केमिकल्स को मिलाए जाने के दौरान इस पर एक और केमिकल मिलाया जाता था जिसका नाम MIC है। नॉर्मली इसे मिथाइल आइसोसाइनाइड कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। जब पहली बार फैक्ट्री सेटअप की गई थी, उस वक्त MIC बाहर के देशों से इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब कंपनी के खर्चे बढ़ने लगे तो उन्होंने इस केमिकल को प्लांट में ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। MIC को स्टोर करने को प्लांट्स में पूरे 3 अंडरग्राउंड टैंक्स लगाए गए थे, जिनका नाम E610, E611 और E619 रखा गया था, जिसमें से E610 और E611 को 60% तक MIC से भरा जाता और ऊपरी सतह के 40% पर प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन डाली जाती ताकि MIC को ठंडा और स्टेबल रखा जा सके, क्योंकि MIC काफी डेंजरस केमिकल्स के लिस्ट में आया करती है और अगर इस पर थोड़ा भी पानी डाल दिया जाए तो ये रिएक्ट कर ऐसी गैस बनाएंगे जिससे तुरंत किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। अगर हम पानी को छोड़ भी दें और सिर्फ हवा को इसके संपर्क में आने दें तो भी MIC रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि हवा में भी थोड़ी मॉइस्चर पाई जाती है। इसके अलावा टैंक E619 को भी पूरी तरह से खाली रखा जाना था ताकि किसी भी इमरजेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन इस टैंक को भी पूरी तरह से भर कर रखा गया था। इतनी खतरनाक केमिकल को बनाने की इजाजत सरकार ने चुपके से दे दी और इस इलाके के एक बहुत बड़े आबादी को इसकी भनक भी नहीं थी। भोपाल सुलगती हुई बारूद के ऊपर बैठा था और कानो कान किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। जैसे जैसे वक्त बीतते चले गए, फैक्ट्री की प्रोडक्ट सेविन की डिमांड कम होने लगी, जिससे फैक्ट्री घाटे में चलने लगी और इस घाटे को कम करने को स्किल्ड वर्कर्स और सेफ्टी की बलि चढ़ाई गई। सारे एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स को निकाला जाने लगा और उनकी जगह पर कम पैसे वाले अनस्किल्ड वर्कर्स को काम पर रखा गया। सेफ्टी इक्विपमेंट्स जैसे कि केमिकल्स को ठंडा रखने वाले कूलर्स को बंद कर दिया गया ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाए जा सके। खराब हुए पाइप्स को बदलने के बजाय उन्हें सस्ते मटेरियल से रिपेयर किया जाने लगा। ऐसा नहीं था कि लापरवाही के कारण इस फैक्ट्री में कभी एक्सीडेंट्स नहीं हुए, बल्कि कुछ वर्कर्स की जान भी चली गई, लेकिन मुद्दा इतनी बड़ी ना होने के कारण सब कुछ नजरअंदाज किया जाने लगा। भोपाल शहर के एक जर्नलिस्ट राजकुमार केसवानी, जिनका अपना एक अखबार था, उन्होंने इस फैक्ट्री पर होने वाले एक्सीडेंट्स पर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी और काफी जानकारियां जुटाने के बाद भी उन्हें MIC के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं मिल पाई।
पर इतना तो वे जान ही चुके थे कि कुछ जानलेवा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तभी उन्होंने अपनी अखबार में इस फैक्ट्री के खिलाफ पूरी एक आर्टिकल लिख डाली, जिसका टाइटल ये था कि बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए। यहाँ तक कि उन्होंने एक एक चिट्ठियाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी को भी लिखी, पर इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जैसे तैसे कुछ और दिन निकल गए और फिर आ ही गई वो रात जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। हम बात कर रहे हैं 3 दिसंबर 1984 की, जिस रात भोपाल के सड़कों से लेकर गलियों तक खून की होली खेली गई। गैस लीक होने से पहले फैक्ट्री वर्कर्स और अथॉरिटी से किए गए कुछ गलतियां, जिन्हें अगर ना किया होता तो शायद ये डिजास्टर रोकी जा सकती थी। नंबर 1, टैंक को सिर्फ 60% कैपेसिटी तक ही भरा जाना था, पर उस दिन 60% से अधिक MIC भरी गई थी। इसके अलावा जिस तीसरे टैंक E619 को इमरजेंसी के तहत खाली रखा जाना था, उसे भी उस दिन MIC से भर दिया गया था। नंबर 2, टैंक्स के प्रेशर काफी अनस्टेबल थे। नंबर 3, जिस इंडिकेटर से MIC की लेबल चेक करी जाती थी, वो भी उस दिन काम नहीं कर रही थी। नंबर 4, टैंक्स के ऊपर एक अलार्म लगाई गई थी, जिससे कि अगर MIC की टेम्परेचर अधिक हो जाए तो अलार्म बज जाती। पर हैरत की बात यह थी कि उस अलार्म को सालों पहले किसी ने बंद कर दिया था। नंबर 5, टैंक्स पर अगर किसी तरह के टॉक्सिक गैसेस बनती मिले तो पाइप्स फौरन उन गैसेस को स्क्रबर पर ट्रांसफर कर देते और वहां सारे टॉक्सिक गैसेस को जला दिया जाता। पर हादसे वाले दिन किसी ने स्क्रबर की स्विच ऑफ कर रखी थी। टैंक E610 की प्रेशर कंट्रोल बल्ब खराब हो चुकी थी, पर किसी ने उसे बनाया भी नहीं। ये थी हादसे वाले दिन होने वाले कुछ बड़े गलतियां। इसके अलावा अगर छोटी गलतियों को गिना जाए तो पूरी लिस्ट कम पड़ जाएगी। सोचने वाली बात है, अगर किसी फैक्ट्री में इतने सारे सेफ्टी लूप होल्स पाए जाएंगे तो हादसे स्वाभाविक ही होंगे। 3 दिसंबर 1984 की रात, जब रूटीन वर्क के तहत टॉक्सिक गैसेस वाले पाइप्स को प्रेशराइज्ड वाटर पंप्स के द्वारा धोया जा रहा था और उस पंप को फिट कर बस यूं ही छोड़ दिया गया। 12:45 के वक्त जब सभी वर्कर्स को यह समझ आया कि फैक्ट्री में बड़ी एक्सीडेंट हुई है, तब सुपरवाइजर अलार्म ऑन करने को तेजी से कंट्रोल रूम की ओर भागे और तभी उन्होंने प्रेशराइज्ड वाटर पंप की स्विच ऑफ की, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। खराब क्वालिटी के रिपेयरिंग पार्ट्स के कारण काफी ज्यादा मात्रा में पानी MIC के टैंक पर जा चुकी थी। इंडिकेटर्स काफी ज्यादा प्रेशर शो कर रहे थे। सारे टैंक्स अंडरग्राउंड थे, इसी कारण प्रेशर की वजह से ऊपर की कंक्रीट लेयर टूटने लगी थी। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि MIC से अगर थोड़ा भी पानी मिलाया गया तो परिणाम काफी भयानक हो सकते हैं। यहाँ तो घंटे भर से अधिक देरी तक पानी MIC से मिलती रही। कुल मिलाकर लब्बो लुबाब ये था कि फैक्ट्री के इंजीनियर्स के हाथों से अब बात निकल चुकी थी। स्क्रबर को फौरन स्विच ऑन किया गया, लेकिन 42 टन MIC और हजारों लीटर पानी के मिक्सचर ने इतनी अधिक मात्रा में टॉक्सिक गैसेस बनाई कि स्क्रबर के सेफ्टी बल्ब फेल हो गए और गैसेस काफी प्रेशर के साथ बाहर निकलने लगी। फैक्ट्री के वर्कर्स के द्वारा गैस पर पानी डालने की काफी कोशिश की गई, पर वाटर थ्रस्ट इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इन गैसेस तक पहुंच सके। टैंक E601 अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। बदकिस्मती से उस दिन हवा की रुख फैक्ट्री से शहर की ओर बह रही थी और इसी कारण सारी गैसेस शहर की ओर बहने लगी। फैक्ट्री के बाहर एक बड़ी अलार्म लगाई गई थी, जिससे कि मुसीबत के वक्त उसे बजाकर सारे शहर को अलर्ट किया जा सके। पर उस अलार्म को बिगड़े कई महीने गुजर चुके थे। फैक्ट्री ने 7 किलोमीटर के रेडियस पर गैस की एक चादर सी बना दी और करीब 2 लाख लोग सीधे इसके चपेट में आए। लोग अचानक से उठते और बस खांसने लगते, उनकी आंखें बुरी तरह से जलने लगती। गैस की स्मेल कुछ ऐसी थी मानो किसी ने हजारों टन सूखी मिर्च जला दी हो। शाम के 1:30 बजे खाली पड़े सड़कों पर इंसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग गिरते पड़ते बस हॉस्पिटल की ओर भागे जा रहे थे। उस वक्त भोपाल शहर में सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स मौजूद थी, पहली हमीदिया हॉस्पिटल और दूसरी जयप्रकाश मेडिकल कॉलेज। दोनों ही हॉस्पिटल्स पर मरीजों की भीड़ हजारों की संख्या में पहुंची। डॉक्टर्स को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इतने सारे लोगों के अंदर एक जैसे दिखने वाले सिम्टम्स आखिर हैं क्या। मरीजों को शांत रखने के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें नॉर्मल सी गोली दे दी, जिससे ऐसा लगे कि डॉक्टर्स ने हमारा इलाज किया है। जिस इंसान ने 3 मिनट या उससे ज्यादा देरी तक सांसें ली थी, वो इस गैस से बुरी तरह से अफेक्टेड था। इस गैस से सबसे अधिक चपेट में आने वाले जगहें जयप्रकाश नगर, कैंची चोला, स्टेशन रोड, बजरिया और भोपाल रेलवे स्टेशन थी। सुबह होते ही चारों ओर सड़कें और गलियों में सिर्फ और सिर्फ लाशें ही बिछी थी। गवर्नमेंट डेटा के अनुसार 3000 लोगों की मौत हुई थी, पर कुछ एजेंसियों का यह दावा था कि मरने वालों की संख्या तकरीबन 16000 से अधिक है। इस तांडव के दूसरे दिन शमशान और
कब्रिस्तानों में लाशों की भीड़ उमड़ पड़ी। आलम यह था कि इतने सारे बॉडीज की पोस्टमार्टम नहीं किए जा सकते थे। इस फैक्ट्री के मालिक एरन एंडरसन उस वक्त भारत में ही मौजूद थे। उसे तुरंत हाउस अरेस्ट कर लिया गया, पर तीसरे दिन ही अमेरिकी सरकार के दबाव में आकर उसे वापस अमेरिका भेज दिया गया। वहां उस पर अलग से एक केस चलाई गई और 2014 में जाकर एंडरसन की नेचुरल डेथ हो गई। आज भी भोपाल शहर के गैस विक्टिम्स की तीसरी पीढ़ी जवानी की ओर बढ़ रही है, पर इसके साइड इफेक्ट्स आज भी अपने जगहों पर बरकरार है। किसी बच्चे की एक आंखें नहीं है तो किसी का एक पैर। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी उम्र सिर्फ 10 साल है, पर शकल सूरत बिल्कुल एक बूढ़े की तरह हो चुकी है। न जाने कब भोपाल शहर को इस काले श्राप से मुक्ति मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन फ्यूचर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।